अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले 3-4 वीडियोस से वो है एग्रीकल्चर, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और आज मैंने आपको बताया था क्रॉप्स के बारे में, राइस, व्हीट या बार्ले या मिलेट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे टी और कॉफ़ी के बारे में। पहले तो सबसे पहले टी के बारे में। टी की प्लांटेशन जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है वो ब्रिटिश ने की है। यहाँ पर प्लांटेशन जो है टी प्लांटेशन। और अब तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ने जिनके अपने बाग है, जो ये प्लांटेशन क्रॉप किया जाता है, जो टी प्लांटेशन बोलते हैं इसको, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और प्लांटेशन जो है आज इंडियंस ने, बहुत सारे इंडियंस है जिनके अपने बागात है आज और जो टी प्लांटेशन करते हैं। टी जो है हमारी जो इंडिया की एक मैन क्रॉप मानी जाती है आज। और हम जो है बहुत सारे जो चाय है जो बाकी मुल्कों में जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे जो ये टी है, टी में जो सबसे ज्यादा है लेबर यूज होता है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं। जब हम टी प्लांटेशन करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं टी प्लांटेशन के बाद, तो वहां पर ज्यादातर वहां पर मजदूर यूज होते हैं। तो पहले मैं समझाऊंगा आपको लेबर इंटेंसिव क्या होता है और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब है ज्यादातर जिस इंडस्ट्री में ज्यादातर लेबर्स होंगे वहां पर मशीनें भी यूज होती है। इसका मतलब है कि मशीनें कोई यूज नहीं होती, मशीनें भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो इंडस्ट्री वहां पर होती है वो डिपेंड रहती है ज्यादातर लेबर्स पर। तो उसको कहते हैं हम लेबर इंटेंसिव, और उस टेक्निक को कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरी बात जो है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर ज्यादातर मशीनों से काम लिया जाए और लेबर जो है, जहां पर ह्यूमन जो एफर्ट है वो बहुत कम हो, उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। और यहां एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। और ये जो टी है, टी प्लांटेशन है, ये लेबर इंटेंसिव है। यहां पर ज्यादातर लेबर्स को यूज किया जाता है प्लांटेशन के वक्त और हार्वेस्टिंग के वक्त। और इंडस्ट्रीज में भी जब चाय को बनाया जाता है पूरी तरह से, उस वक्त भी ज्यादातर लेबर्स ही यूज होते हैं। और ये दोनों रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन, ये इंडिया है, ठीक है। और ये मान लो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और जो इक्वेटर के ऊपर वाले साइड, यहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान जो एरिया, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं या टॉरिड जोन भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है ये वाला साइड, नॉर्दर्न इंडिया वाला साइड, तो ये सब ट्रॉपिकल रह जाता है। इसको टेम्परेट भी कहते हैं और सब ट्रॉपिकल। और ये जो टी प्लांटेशन ये दोनों जगहों में होता है, ये ट्रॉपिकल में भी होता है और सब ट्रॉपिकल में भी होता है। तो अगर हम बात करेंगे जो 2015 का रिपोर्ट आया था, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है हम जो टी प्लांटेशन करते हैं। समझ बात। और ये जो स्टेट्स है जो ज्यादातर टी प्लांटेशन करते हैं वो आसाम है और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। आप जानते हो दार्जिलिंग की चाय बड़ी मशहूर है, दार्जिलिंग की चाय। और आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, और अभी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो स्टेट्स है वहां पर भी कहीं कहीं पर चाय उग जाती है। तो टी की मैं बात करूं तो टी जो प्लांटेशन है यहां पर इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिशर्स ने। जब यहां पर ब्रिटिशर्स का राज था तो उसके बाद यहां पर उन्होंने जब किया तो यहां पर बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट भी हुए थे कि क्योंकि उन्होंने जो इंट्रोड्यूस, उनको लगता था कि अपने फायदे के। लेकिन आज इस टी ने बहुत सारे लोगों को फायदा दिया हुआ है और बहुत सारे बागात हैं यहाँ के इंडियंस के जो अपने हैं जो इससे कमाई करते हैं। और हम बहुत सारी चाय जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं और इससे हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो जाती है जो लोग चाय का व्यापार करते हैं। और चाय जो है ये लेबर इंटेंसिव है इंडस्ट्री, और यहां पर ज्यादातर मजदूरों का काम होता है, मशीनें कम यूज की जाती है। और ये जो स्टेट्स की मैंने बात की, आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, यहां पर ज्यादातर है। आसाम और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में ज्यादातर है, और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में थोड़ी से, यानी कि यहां ज्यादातर नहीं तो थोड़ी सी जो चाय है ये भी पैदा करते हैं। तो हम चाइना के बाद सेकंड, जो हम 2015 में जो रिपोर्ट आया था, चाइना के बाद सबसे ज्यादा चाय उगाने वाली कंट्री है जो इंडिया है। समझ मेरी बात। तो ये चाय की बात की। और अब हम करेंगे दूसरी जो कंप्लीमेंट्री गुड है। जिस तरह से चाय, अगर हम चाय नहीं पीएंगे तो कॉफी पीएंगे, कॉफी नहीं पीएंगे तो चाय पीएंगे, जहां पर इनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो दूसरा एक इसके साथ ही है चाय एंड टी एंड कॉफी हम बोलते हैं, या तो हम टी लेते हैं या कॉफी लेते हैं, इसको उनको कंप्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं। तो यहां पर हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की हम बात जो है वो यहां पर कॉफी की हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड है जो है कॉफी है। तो कॉफी जो है यहां पर
जो इंट्रोड्यूस आई है, कहा जाता है कि ये यमन से आया है। ये जो है कॉफी यहां से यमन से आई है। और पहले जो हमने कॉफी की जहां पर यहां पर पैदावार की वो है बाबा बुडान हिल्स जो है वहां पर। तो कॉफी जो है यमन से आई है और ये जो है इसकी जो पैदावार की है हमने कहां पर की है। और इसके जो स्टेट्स है कॉफी की, दुनिया भर में हम कॉफी, हमारी कॉफी जो है बहुत मशहूर है और बहुत ही जबरदस्त वैरायटी ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉफी है जो दुनिया भर में हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। तो कॉफी जो है, कॉफी हमारी जो कॉफी है बहुत मशहूर है दुनिया भर में। और ये जो कॉफी जो है ये कहां कहां पर ज्यादातर, या कर्नाटका है, केरला है, यहां इन स्टेट्स में ज्यादातर कॉफी उग जाती है। तो कर्नाटका जो है या केरला जो है ये स्टेट जो है यहां पर हम कॉफी उगा। तो टी एंड कॉफी की हम बात करेंगे। जो टी प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन का एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, ये ब्रिटिश से बर्तानिया ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था। और जो कॉफी है ये यमन से आई थी, अरबियन एक है कंट्री है जो है वहां से आई है। और हमने इनिशियली इसको बाबा बुडान हिल्स पे, और आजकल कर्नाटका, केरला जो है, तमिलनाडु, थोड़ी सी जगह जो है वहां पर कॉफी जो है पैदा हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कश्मीर में आपको पता ही है एप्रिकॉट है, सबसे सरफरिस्त जो है किंग ऑफ फ्रूट्स जो है कश्मीर का है वो एप्पल है। और इंडिया में बहुत सारे फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, तो ये सारे जो फ्रूट्स है। और हम जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो है फ्रूट्स है। और पहले तीसरे नंबर पे थे हम कनाडा और चाइना के बाद। लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड है। और साथ साथ में हम जो सब्जियां उगाते हैं जिनमें कैलीफ्लावर है, ऑनियन है, कैबेज है, टमाटो, पोटैटो, ये तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा लोग खाते भी है और बहुत ज्यादा अवेलेबल भी होता है। और ये हम भी इसमें भी बहुत ज्यादा पैदावार करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, जहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन, उसको कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। और कश्मीर में जो सरफरिस्त है वो एप्पल है। और आपको जाने कश्मीर का जो एप्पल है दुनिया भर में मशहूर है और बहुत टेस्टी माना जाता है। जितने भी एप्पल्स है उनका किंग माना जाता है कश्मीरी एप्पल। तो कश्मीर एप्पल के साथ साथ मैंगो, बनाना और बाकी सारे जो ग्रेप्स है या बाकी सारे बहुत सारे फ्रूट्स है, गावा है, ये सारे फ्रूट जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो उसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स है जो ज्यादातर यहाँ पर पैदा की जाती है वो है कैलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज और टमाटो और पोटैटो, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हम आएंगे ऑयल सीड्स पे। तो ऑयल सीड्स जो है हम ऑयल सीड्स में सबसे ज्यादा जो हम पैदा करते हैं वो है ग्राउंड नट। ये ऑयल सीड्स में बहुत सारी चीजें हैं, लाइन सीड है, मस्टर्ड है और ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट जो है ज्यादातर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है हम ग्राउंड नट में। और चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं ग्राउंड नट सीड्स को उगाने में। और ग्राउंड नट जो सबसे ज्यादा उग जाता है वो जिन स्टेट्स में उगता है वो है गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पर हम ग्राउंड नट्स की बात करेंगे क्योंकि इंडिया में जो ऑयल सीड्स है उसमें लाइन सीड भी है, मस्टर्ड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ग्राउंड नट ऑयल सीड्स में हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो ऑयल सीड जो है हमारी कंट्री के लगभग जो क्रॉप्ड एरिया है हमारा, उसका 12% जो क्रॉप एरिया है उसमें हम जो है ऑयल सीड्स उगाते हैं। यानी कि अगर हमारा एरिया है, ये मान लो पूरा जो क्रॉप्ड एरिया है, ठीक है ना, तो ये मान लो 100 एकड़ है, एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें जो 12 एकड़ जो की लैंड जो है उस पे हम ऑयल सीड जो है उगाते हैं। तो हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट है जो ग्राउंड नट, ये भी एक है ऑयल सीड्स में से एक, ये भी है ग्राउंड नट जो गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है और राजस्थान और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। गुजरात में सेकंड नंबर पर है, राजस्थान थर्ड नंबर पर है, तमिलनाडु। और साथ साथ में लाइन सीड या मस्टर्ड जो है वो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होगी बात ऑयल सीड्स की बात। हमने ऑयल सीड्स की बात की, कॉफी और टी की बात की, हमने हॉर्टिकल्चर की बात की। हॉर्टिकल्चर के बाद हम जाएंगे, अब आपको बात करेंगे जो फाइबर क्रॉप्स है, ठीक है ना। फाइबर क्रॉप्स में 4 जो है सबसे ज्यादा जो नेचुरल फाइबर्स है जो ज्यादातर यहां पर हो गए, उसमें 4 ज्यादातर है, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। सुना ये बात, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। इसमें जो कॉटन, जूट और हेम्प है इनकी हम क्रॉपिंग करते हैं डायरेक्टली, इनकी डायरेक्टली क्रॉपिंग होती है, यानी क्रॉप्स होते हैं इनके, ठीक है ना। कॉटन क्रॉप है, जूट क्रॉप है और हेम्प है। लेकिन सिल्क जो है ये रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है ना।
कश्मीर में जिसको गोचक्यूम बोलते हैं हम, वो उसकी करती है और उसके लिए एक अलग सा नाम है जो सिल्क को बनाने उसको हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। समझ बात। तो यहां पर आपको याद रखना है जो फाइबर क्रॉप्स में है उसमें कॉटन, जूट और हेम्प जो है, ये जो पहले है ये तीन इनके हम क्रॉप्स करते हैं। और सिल्क जो है ये रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म के बाद बन जाता है, इस पे एक प्रोसेस लग जाती है, समझाई बात। और मल्बिलिटी इसके उनके लिए बहुत जरूरी होता है, एक टेम्परेचर में रखा जाता है ये जो रेशम का कीड़ा है और फिर वो हमें रेशम बन जाता है और उसको कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को कहते हैं हम सेरीकल्चर। समझाई बात। तो ये हम बात करेंगे, सबसे पहले कॉटन की हम बात करेंगे। तो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो हमारी है उसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और कॉटन का जो हमारा पुराने जमाने से अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया की भी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहां पर जो कॉटन तब से उगता है यहां पर। समझाई बात। तो हम तब भी ट्रेड करते थे कॉटन का मेसोपोटामिया के साथ, या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उनके साथ हमारा ट्रेड तब भी चलता था और कॉटन जो है तब भी हम उगाते थे। समझ बात। तो इसलिए इसको ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मानी जाती है। और जब ब्रिटानिया यहां आए तो उन्होंने भी यहां पर कॉटन ही सबसे पहले यहां पर उसी में ट्रेड किया था और यहां से जो कॉटन निकल ले जाते थे फिर यूरोपियन मार्केट्स में वो बेच देते थे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है सबसे ज्यादा पहले यहां पर उन्होंने कॉटन का ही किया था। तो कॉटन जो है उसके बाद कॉटन का जो प्रोसेस है 6 से 8 महीने जो है कॉटन को पूरा होने में लग जाते हैं, तैयार होने में लग जाते हैं। इस फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने के बीच में लग जाते हैं। तो ये कॉटन की मैंने बात की। और कॉटन जो है बहुत सारे स्टेट्स में उग जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश जो है, ये 3 स्टेट्स है जो सरफरिस्त है कॉटन को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद हम कॉटन के एक और फाइबर की बात करेंगे, वो है जूट। समझाई बात। जूट जो है आपको पता ही है दुनिया में सबसे ज्यादा जो जूट, ठीक है ना, एक नेचुरल फाइबर है, वो बांग्लादेश में पैदा होता है। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश की मैंने इसलिए जिक्र की क्योंकि हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो बंगाल था पूरा एक था, जो आज बांग्लादेश है, कभी ईस्ट बंगाल था, ठीक है ना, फिर वो वेस्ट पाकिस्तान बना और फिर वो बांग्लादेश बना 1971 में। तो ये यहां पर सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता था। समझाई बात। तो बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड है। और इंडिया में अगर कोई स्टेट सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करती है तो वो है वेस्ट बंगाल। उसके साथ साथ में बिहार भी है, आसाम, उड़ीसा भी है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है। और जूट के जो है, जो आप घरों में ज्यादातर जो हमारे पास टाट आते हैं, स्कूल्स में आप टाट पे बैठते हो या बहुत सारी जगहों पे हमारे जो है हम टाट बिछाते हैं, वो सारी जो चीजें हैं, बैग्स जो है, सुनाई बात, डोरमैट्स जो है, और वो जूट के बन जाते हैं। सुनाई बात। तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है इंडिया में। और ओवरऑल वर्ल्ड में बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड है। और बिहार, आसाम और उड़ीसा जो हमारी स्टेट्स है, ये भी जूट को प्रोड्यूस करते हैं। हेम्प की हम ज्यादा बात नहीं, सिल्क की हम बात करेंगे। सिल्क जो है रेशम का कीड़ा जो है, चाइना ने, आपको पता ही है, हमारा एक बांडीपोरा भी एक वक्त पे सिल्क रूट माना जाता था। और दुनिया भर में पहले जो सिल्क जो इसकी जो खोज की थी वो चाइना ने की थी। और सिल्क जो है आपको पता ही है, हम पहले से जब कोई ऐसा फाइबर नहीं था ज्यादातर, तो तब लोग ज्यादातर सिल्क ही पहना करते थे। तो ये हमने फाइबर क्रॉप्स की बात की। कॉटन जो है, अगर हम ओल्डेस्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे, सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद हम जूट की बात करेंगे तो दुनिया भर में बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। और हमारी इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करने वाली जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है और उड़ीसा है। और इसमें मैं एक बात मैंने नोट की थी, मैंने 4 जो है फाइबर्स की बात की, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नायलॉन जो है, बाकी या सिंथेटिक जो है सिंथेटिक फाइबर है, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल फाइबर की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क है। और कॉटन, जूट और हेम्प, ये जो 3 पहले मैंने लिखी है, ये जो है इनके क्रॉप होते हैं, पूरी तरह से क्रॉप्स बन जाते हैं। लेकिन सिल्क जो है इसकी डायरेक्ट क्रॉपिंग नहीं होती है, इसमें एक प्रोसेस लगती है, समझा हुआ, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है ना, जो है रेशम का कीड़ा, उसको हम एक टेम्परेचर के अंदर पूरे एक टाइम देते हैं, उसके बाद सिल्क बन जाता है। और उसको हम अलग से एक नाम देते हैं सेरीकल्चर। समझाई बात। तो कॉटन को तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और कॉटन को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स है वो महाराष्ट्र, गुजरात और
मध्य प्रदेश है। उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे रबर के बारे में। रबर जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, यानी कि इसको बारिश की भी ज्यादा जरूरत होती है। इसको जो बारिश होनी चाहिए कम से कम 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश जहां पर होती है वहां पर रबर होता है। और रबर के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, रबर जो आपको पता ही है उसकी बहुत सारी चीजें बनती है रबर। और केरला जो है, तमिलनाडु या कर्नाटका, ये जो 3 स्टेट्स है ये रबर के पैदावार ज्यादा करती है। और रबर के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और रबर जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पैदा होता है। और रेनफॉल जो इसके लिए चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से अबो चाहिए। समझ बात। तो आज हमने बात की तो सारे क्रॉप्स के बारे में बात की। मैंने राइस के बारे में, सबसे ज्यादा स्टेपल फूड माना जाता है हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा लोग वो खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने वीट की बात की। उसके बाद मैंने मिलेट्स, बाजरा जो है मिलेट्स की मैंने बात की। उसके बाद मैंने जो हमारे पास जो पल्सेस है उनकी बात की। पल्सेस में मूंग, मसूर जो है और राजमा जो है, राजमा चावल तो बहुत मशहूर है। उसके बाद हमने आज बात की कॉफी और टी की। टी प्लांटेशन जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। और कॉफी जो है यमन से आई है, ब्रॉड की गई है यमन से। यमन की एक जो अरेबियन जो कंट्री है, और यहाँ पर बाबा बुडान हिल्स पे पहले लगाई गई थी। और उसके बाद मैंने ऑयल सीड्स की मैंने बात की। ऑयल सीड्स जो है उसमें ज्यादातर ग्राउंड नट है जो पैदावार होता है, और ये ज्यादातर गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। 12% जो है हमारे क्रॉपिंग लैंड एरिया जो है हमारे इंडिया का, उसमें जो है मैंने बताया कि ज्यादा 12% क्रॉपिंग एरिया पे हम ऑयल सीड्स यूज करते हैं। तो उसके बाद हॉर्टिकल्चर की मैंने बात की। हॉर्टिकल्चर जो है हमारे पास जो फ्रूट्स है, एप्पल तो आपको कश्मीर का ही पता ही है, लेकिन मैंगो है या बनाना है या ग्रेप्स है, गावा है, समझाई बात। ये फ्रूट जो है इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मैंने आपको साथ साथ में हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स भी आते हैं, उसमें कैलीफ्लावर है, ओनियन है, कैबेज है, और टमाटो और पोटैटो जो है बहुत ही बड़ी मिकदार में, और हम खाते भी बहुत बड़ी मिकदार में, हम कंजप्शन भी बहुत ज्यादा करते हैं इंडिया के लोग जो टमाटोज और पोटैटोज खाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बात की थी फाइबर क्रॉप्स की। उसमें 3 क्रॉप्स की बात की, कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये इनकी डायरेक्ट क्रॉपिंग होती है। और सिल्क की, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म के बाद पैदा हो जाता है, यानी कि इन तीनों की सीधी क्रॉपिंग होती है। इनको एक प्रोसेस लगती है जिसको रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म कहते हैं, उस चीज को ही हम सेरिकल्चर कहते हैं। और क्रॉप्स के लिए जो वक्त लगता है वो है 6 से 8 महीने। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी जो है ज्यादातर क्रॉप्स कर। उसके बाद मैंने रबर की बात की। और रबर जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, इसके लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहे ह्यूमिड, और बारिश जो है ज्यादा चाहिए, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश जहां पर होती है वहां पर ये पैदा होता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 225 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। और केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जो है ये वो स्टेट्स है जो ज्यादातर रबर प्रोड्यूस करती है। आज के लिए इतना ही, और जो भी हमने आगे जो इसमें और करने को मैं और कोशिश करूंगा इन चीजों को रिपीट करने की बार बार, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और याद रहे। और जितना मैं बोलता हूं अगर उतना आप याद रखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। तब तक के लिए थैंक यू।